सभी भावी शिक्षक का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं विभागीय खाते डिपार्टमेंटल अकाउंट्स और डिपार्टमेंटल अकाउंट से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने इस वीडियो में सभी शामिल किए हैं। आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। और हमारा अकाउंटेंसी में देखें तो ये आज का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद फिर हमारा बीएसटी और हम इकोनॉमिक्स। अच्छा, मैंने ये सोचा है, देखिए बीएसटी तो आप सभी कर ही लेते हैं, तो मैंने सोचा है क्यों ना पहले इकोनॉमिक्स किया जाए। थोड़ा लेंदी भी है और वो प्रैक्टिकल भी काफी उसमें से आ जाता है। तो प्रैक्टिकल को पहले निपटा लेते हैं। थ्योरी तो ऐसा है जल्दी हो जाती है, तो प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा समय चाहिए ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। तो इसके बाद देखेंगे हम, अगर आप कमेंट में लिख देना जैसे आप चाहें, आपका इकोनॉमिक्स को शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं विभागीय खाते क्या हैं। तो थोड़ी सी पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर खुद ही इसके हम मीनिंग पर पहुंच जाएंगे कि आखिर विभागीय खाते होते क्या हैं। तो देखिए ये तो आपको पता ही है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है। किसी वस्तु का उत्पादन हम क्यों करते हैं? हमारा उद्देश्य होता है कि अंतिम उपभोक्ता तक वह पहुंच जाए। जो भी हम वस्तु बना रहे हैं वो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच जाए। वह उपभोक्ता जो इसको कंजप्शन करेगा, जो इसको यूज करेगा, उस तक पहुंच जाए। और आजकल पता ही आपको, उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर होने लगा है। और विशिष्टीकरण के युग में सभी परिस्थितियों में उत्पादक जो होता है उसके द्वारा यह कार्य खुद नहीं हो सकता, क्योंकि उपभोक्ता आज बहुत दूर भी हो सकता है। अतः वस्तु को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए उत्पादकों द्वारा अनेक मध्यस्थों की सहायता ली जाती है। बहुत ज्यादा मिडलमैन यूज किए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि सबसे पहले कौन होता है? उत्पादक होता है। उसके बाद थोक व्यापारी होता है। उत्पादक से जब उत्पादन हो जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा? थोक व्यापारी के पास पहुंचेगा। थोक व्यापारी के पास से फिर वो फुटकर व्यापारी के पास पहुंचेगा। और फुटकर व्यापारी से तब जाकर वो उपभोक्ता तक पहुंचेगा। तो इतनी सारी एक चैन पूरी करनी पड़ती है एक उत्पादक को। ठीक है, तो उत्पादक उपभोक्ता तक किसकी हेल्प से पहुंचता है? थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी की हेल्प से पहुंचता है। तो जो उपभोक्ता फुटकर व्यापारी से अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को क्रय करता है, ये भी आपको पता है। जो उपभोक्ता होता है वो क्या करेगा? वो केवल फुटकर व्यापारी से उसका संबंध होता है, क्योंकि वो फुटकर व्यापारी से ही, जो फुटकर व्यापारी है उससे ही अपनी चीज को प्राप्त करता है अंत में। बनाने वाला तो बना देता है, लेकिन जो उपभोक्ता है उसको कहाँ से मिलती है वो वस्तु? वो वस्तु फुटकर से ही मिलती है। जैसे आप अपने लोकेलिटी में देखते होंगे, अपने मोहल्ले में जो शॉप होती है, आप उन्हीं से चीजें लेते हैं, वो फुटकर व्यापारी हैं। क्या आप बनाने वाले से लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते। आप भी तो कंज्यूमर हैं, आप भी को उपभोक्ता हैं। और इस आधुनिक युग में संसार के अधिकांश देशों में दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार प्रचलित हो गया है। सभी जगह हो चुका है। फुटकर व्यापार के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं आपके? फेरी वाले व्यापारी आ जाते हैं। और साधारण दुकानें, बहु परिमाण में बहुपरिमाण में व्यापार करने वाले व्यापारी, जैसे विभागीय भंडार, बहुसंख्य दुकानें या सुपर बाजार आते हैं। भाई फुटकर व्यापार में क्या-क्या आते हैं? फुटकर व्यापारी में एक तो आपको फेरी वाले भी आ जाते हैं, और साधारण जो दुकानें होती हैं वे भी आ जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि व्यापारी इसमें बहु परिमाण में, जो बहुत बड़े स्तर पर बहुसंख्य में व्यापार करते हैं, वे व्यापार करने वाले व्यापारी, जैसे वो क्या करते हैं? वो विभागीय भंडार खोल लेते हैं। वो क्या खोल लेते हैं? विभागीय भंडार खोल लेते हैं। बहुसंख्यक दुकानें या फिर सुपर बाजार, इन सबको खोल लेते हैं। ये सब किस में आ जाते हैं आपके? ये सब फुटकर व्यापार में आ जाते हैं। वर्तमान समय में जो विभागीय भंडारों का प्रचलन है, ये अब आप देख रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी विभागीय भंडार क्या होते हैं? ये विभागीय भंडार होते हैं बड़े पैमाने पर फुटकर विक्रेता। होते तो ये फुटकर विक्रेता हैं। ये बेचते तो अपना सामान किसको है? उपभोक्ता को ही बेचते हैं। लेकिन क्या होते हैं? ये बड़े पैमाने पर बेचते हैं। ठीक है, छोटी थोड़ी क्वांटिटी में माल ना लेकर बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये लेते हैं और बेचते हैं। जिसमें एक ही भवन के अंतर्गत, एक भवन होता है, एक बिल्डिंग होती है, उसके अंदर ही क्या आ जाती है? कई विभाग हो जाते हैं। और प्रत्येक विभाग में एक विशेष प्रकार की वस्तु का विक्रय होता है। जैसे आपने देखा होगा किसी विभाग में, जब आप किसी विभाग में जाते हैं तो एक तरफ आप देखते हैं उसमें ग्रोसरी बिक रही है। ग्रोसरी का डिपार्टमेंट अलग है, उसका विभाग अलग बना हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो गारमेंट्स
मिल रहे हैं उसी में ही। एक तरफ आप देखेंगे तो आपका जो है शू कलेक्शन है, उसमें आपका शूज़ कलेक्शन है। इस तरह के एक ही छत के नीचे बहुत सारे विभाग हो जाते हैं। तो ऐसे ही विभागीय संगठन में लेखांकन की एक प्रणाली की आवश्यकता होती है। भाई जब ये विभागीय संगठन है तो इनको क्या है, इनके लिए एक विशेष क्या होनी चाहिए, लेखांकन प्रणाली होनी चाहिए, एक अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो ये जो जिस अकाउंटिंग सिस्टम को यहाँ ये यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये अपने पूरे व्यापार की, पूरे भवन की लाभ हानि देखना तो ये भी चाहते हैं ना कि हमें क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ। तो लाभ हानि का निर्धारण करने के लिए साथ ही ये प्रत्येक विभाग का भी लाभ हानि देखते हैं अलग अलग। पूरे पूरे उसकी भी देखेंगे, पूरे भवन की भी, और उसके अंदर जो विभाग हैं उनकी भी लाभ हानि देखना वो चाहते हैं। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभागीय संगठनों में लेखांकन की जो प्रणाली अपनाई जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विभागीय खाते कहते हैं। तो इसको शॉर्ट में देखते हैं। देखिए शॉर्ट में बात यह है कि जब फुटकर व्यापारी क्या करते हैं, विभागीय भंडार बनाते हैं, और विभागीय भंडार में क्या होते हैं, छोटे छोटे विभाग अलग अलग उसमें बना लेते हैं। तो सभी विभागों का ये देखने के लिए प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, या पूरा विभाग भंडार जो है उसका प्रॉफिट लॉस देखने के लिए इन्हें एक अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए। और जिस अकाउंटिंग सिस्टम को ये यूज करते हैं, कौन, विभागीय भंडार, वही वह अकाउंटिंग सिस्टम क्या कहलाता है, विभागीय अकाउंटिंग, वो विभागीय या डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कहलाता है। तो विभागीय खाते क्या है, जिस अकाउंटिंग को यूज करते हैं विभागीय भंडार, उसी को हम विभागीय खाते कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि विभागीय खाते कौन से होते हैं, विभागीय अकाउंटिंग क्या है, जो विभाग भंडार अपनाते हैं। ठीक है, आगे जो डिस्कस हमें करना है, आप देखिए बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। विभागीय खाते अलग हैं और आपकी ब्रांच अकाउंटिंग अलग है। ब्रांच अकाउंटिंग आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसलिए दोनों को क्लियर होना जरूरी है। तो देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है। तो डिपार्टमेंटल और ब्रांच में अंतर क्या है। देखिए अगर बात करें स्थान की, जब एक ही छत के नीचे जब एक ही छत के नीचे मतलब एक ही स्थान पर एक ही जब एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं, एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं, तो इन्हें विभाग कहा जाता है। और यदि ये विभाग एक नगर के विभिन्न स्थानों पर, मतलब एक ही शहर में दूर दूर, या फिर राज्यों में, या फिर अलग अलग विदेशों में स्थित हों, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, फिर शाखा कहेंगे। तो एक भवन के नीचे हों, एक विभाग एक विभागीय, एक ही छत के नीचे बहुत सारे विभिन्न विभाग हों एक ही छत के नीचे, तो वो तो होंगे आपके विभागीय अकाउंट। और यदि ये विभाग अलग अलग, कोई अलग राज्य में है, कोई अलग शहर में है, कोई किसी शहर में है, कोई किसी शहर में है, तो ये विभाग फिर क्या कहलाते हैं, ये फिर शाखाएं कहलाते हैं। अब इनका उद्देश्य क्या है, देखिए जो विभाग को बनाया जाता है, वो व्यवसाय की, जो आपका व्यवसाय है जो आपका व्यवसाय है उस व्यवसाय की कार्य क्षमता को उस व्यवसाय की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, और फिर उसका जो कार्य है उसको सुचारू रूप से, अच्छे ढंग से रूप से चलाने के लिए बनाया जाता है। तो क्यों बनाया जाता है विभाग को, इसलिए बनाया जाता है विभाग की कार्य क्षमता बढ़ जाए, क्योंकि भाई आपको आगे भी बढ़ाना है काम, या व्यापार आपको सुचारू रूप से चलाना हो, आसानी से चलाना हो जाता है, क्योंकि आप काफी बड़े स्तर पर व्यापार करते हैं। और जब जब शाखाएं ग्राहकों के पास पहुंचने के लिए एवं बिक्री बढ़ाने के लिए खोली जाती हैं, तो उन्हें फिर क्या कहते हैं, शाखा अकाउंट कहते हैं। भाई देखिए विभाग अकाउंट क्यों बना रहे हैं हम, अपने बिजनेस की, अपने व्यवसाय की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए। और वो क्यों बना रहे हैं हम, शाखाएं क्यों खोलते हैं, ताकि बिक्री बढ़े और दूर तक ज्यादातर ग्राहकों के पास पहुंच बन जाए।
दूसरा ये आपको पता ही है कि विभागीय लेखांकन एक ही स्थान पर रहते हैं क्योंकि ये एक ही जगह पर होते हैं, परंतु शाखाएं जो होती है वो कैसी होती हैं? स्थानों पर होती हैं, अलग-अलग स्थानों पर। तो प्रत्येक शाखा अपने अलग लेखे भी रखती है, जबकि मुख्य कार्यालय सभी शाखाओं के लेखे रखते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, प्रबंध। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता है। प्रत्येक विभाग में क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है और उस विभाग के लिए वही जिम्मेदार होता है, मतलब उत्तरदायी होता है। जबकि प्रत्येक शाखा में एक मैनेजर होगा। शाखा में क्या होता है? मैनेजर होता है जो उस शाखा के लिए उत्तरदायी होगा। उसकी जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी होगी शाखा के लिए? एक मैनेजर की। शाखा के प्रबंधकों के अधिकार एवं विभागीय अधीक्षक जो अध्यक्ष हैं उनके अधिकारों में बहुत बड़ा अंतर होता है। अध्यक्ष तो अध्यक्ष है पूरे विभाग का और मैनेजर तो एक मैनेजर है। आप कह सकते हैं वो तो एक मैनेजर मतलब एक साधारण एम्प्लॉय की तरह काम करेगा। निर्भरता। विभाग प्राय एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं। एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं। परचेज डिपार्टमेंट हो सकते, आपके जो विभाग बने हुए हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड हो सकते हैं। भाई कैसे डिपेंड हो सकते हैं? भाई एक विभाग ने एक गुड्स को अभी पूरा नहीं बनाया, प्रोसेस में लगे हुआ है। जब एक एक विभाग कुछ तैयार करके देता है तो दूसरा विभाग उस माल पर उससे आगे की प्रोसेस करता है और फिर तीसरा विभाग उससे आगे की प्रोसेस करता है। तब तीनों विभाग की प्रोसेस होने से गुड्स तैयार होता है। तो अगर पहला वाला नहीं काम करेगा तो दूसरे वाला कैसे करेगा? पहला कुछ बना के देगा, आगे वाला उससे आगे की चीज उसमें जोड़ेगा। तो इसमें क्या होती है? निर्भरता होती है। ये विभाग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जबकि शाखाओं में ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि एक शाखा दूसरे पर निर्भर है। ये निर्भर नहीं होती है, ये तो स्वतंत्र होती है। दूसरी बात क्या है? देखिए कंपनी अधिनियम जो 1956 था, उसमें ही क्या कहा गया था कि जो शाखाएं हैं उनमें अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है, मतलब ऑडिटिंग वो अनिवार्य नहीं है। जबकि अगर आप विभागीय लेखे कर रहे हैं तो आपको अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है। तो ये अंकेक्षण ऑडिटिंग की तरफ से भी आप ध्यान दें इस पर कि ऑडिटिंग किसका कराना अनिवार्य होता है? अनिवार्य किसका होता है? अनिवार्य होता है आपका शाखाओं का। लेकिन विभागीय खातों का अनिवार्य नहीं होता अंकेक्षक कराना। तो ऑडिटिंग आपको करानी पड़ेगी किसकी? शाखाओं की। लेकिन अंकेक्षण की लेकिन जो विभागीय है उन विभागों की अंकेक्षण अनिवार्य नहीं होती है। अगर स्वतंत्रता देखें तो शाखाएं में कुछ शाखाएं स्वतंत्र होती हैं, जबकि विभाग स्वतंत्र नहीं होते हैं, एक दूसरे के वो परतंत्र होते हैं। बात कर लेते हैं विभाग के जो खाते होते हैं उनमें खाता रखने की कौन-सी विधियाँ होती हैं? ठीक है? उन विधियों की बात करते हैं हम। तो अगर इन विधियों की बात करें हम यहाँ पर, तो देखिए अक्सर क्या होता है, इसको खातों को यूज़ करने के लिए इसमें क्या होता है कि जो आपके इसमें अक्सर 2 विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। विभागीय खातों को रखने के लिए 2 विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। अब वो कौन-कौन सी विधि हैं? देखिए पहली विधि तो ये है कि हम पृथक-पृथक पृथक विधि। इस विधि में क्या होता है कि प्रत्येक जो विभाग है, प्रत्येक विभाग को एक क्या माना जाता है? एक अलग इकाई माना जाता है, एक पृथक इकाई माना जाता है। और प्रत्येक विभाग में अलग-अलग लेखा पुस्तकें रखी जाती हैं। हर विभाग की पुस्तक अलग होती है। और वर्ष के अंत में क्या होता है? जब पूरी साल हो जाती है, तो सभी विभागों के जो लाभ-हानि खातों को अलग-अलग बनाकर लाभ-हानि ज्ञात कर लिया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है? सभी विभागों के लाभ-हानियों का योग करके पूरा जो व्यवसाय है, संपूर्ण व्यवसाय है, उसके लाभ-हानि को ज्ञात कर लिया जाता है। तो समझिए क्या है? देखिए पहले तो अलग-अलग विभाग के अलग-अलग अकाउंट बना लिए जाते हैं और हम प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं हर विभाग का अलग-अलग। उसके बाद पूरा जो हमारा बिज़नेस है, पूरा जो हमारा व्यवसाय है, उसका भी पूरा प्रॉफिट या लॉस निकाल लिया जाता है सबका टोटल करके। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड जो कि प्रचलित है और इसी को सब यूज़ करते हैं अक्सर। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है? जो विभाग होते हैं,
जो विभाग होते हैं उनके लिए अलग-अलग पुस्तकें नहीं रखी जाती। अलग-अलग पुस्तकें नहीं रखी जाती हैं। क्या होता है फिर इसमें? बल्कि इसमें क्या होता है, जो पुस्तकें होती हैं वो खानेदार मतलब आधार पर बनाई जाती हैं। ठीक है? लेखा पुस्तकें खानेदार आधार पर बनाई जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि इन पुस्तकों में सामान्य खानों के अतिरिक्त प्रत्येक विभाग के लिए खाना बना होता है। खाना मतलब कॉलम बना होता है। आप उसको कॉलम बना देते हैं। कैसे देखिए मैं आपको एक कैश बुक दिखाता हूँ। देखिए कैश बुक है। अब इसमें देखो, आप कैश बुक कैसे बनाते थे? आप जब कैश बुक बनाते थे तो आप डेट बनाते थे। डेट, पर्टिकुलर, इनवर्ड, इनवॉइस नंबर, एलएफ, टोटल अमाउंट ये बनाते थे। ठीक है? लेकिन अब क्या है यहाँ पर, अब आप ये टोटल तो होगा ही होगा यहाँ पर। अब देखो नई चीज़ क्या हो गई, नई चीज़ ये हो गई है कि यहाँ डिपार्टमेंट ले लिए, अलग-अलग विभाग। ये ए विभाग का बनाएँगे यहाँ, ए विभाग का अमाउंट यहाँ लिख देंगे। जैसे हमें यहाँ लिखना है कि हमें यहाँ पे लिखना सेल की है। अगर हमें यहाँ लिखना है क्या? सेल की है, तो हम क्या कर देंगे सेल में, हम सॉरी परचेज़ बुक की बात हो रही है, तो परचेज़ बुक में अगर हमने परचेज़ की है, तो जैसे हमने मान लेते हैं डी से परचेज की, तो डी से परचेज करी 500 रुपए की, किसने? ए विभाग ने। बी विभाग ने 400 रुपए की परचेज की और सी विभाग ने 200 रुपए की परचेज की है और आपके डी ने नहीं करी है परचेज ये, और ई ने आपकी 100 रुपए की परचेज करी है, तो इनको आप यहीं लिख देंगे। जैसे आपने डी से परचेज किया इन्होंने, तो यहाँ पर लिख देंगे इसके यहाँ 400, इसके यहाँ पर 200, सॉरी इसके यहाँ 500, इसके यहाँ 400, इसके यहाँ 200, यहाँ कुछ नहीं और यहाँ पर 100 लिख देंगे और टोटल यहाँ पर लिख देते हैं। जो भी इनका टोटल हो जाएगा तो ये 1200 टोटल यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अलग-अलग खाने, अलग-अलग कॉलम बना लेते हैं। ठीक है? तो ये कौन-सी विधि है? ये है हमारी दूसरी वाली विधि, जिसमें अलग-अलग खाने बनाते हैं। और देखो ये जो विधि है, विभागीय व्यावसायिक लेखांकन में इसी विधि का प्रयोग अधिक होता है। सबसे ज़्यादा इसी विधि का प्रयोग होता है। ठीक है? इस विधि में क्या होता है, क्यों होता है इसका प्रयोग? क्योंकि लेखांकन में ये एक तो ये है कि इसमें लेखी पुस्तकें कम बनानी पड़ती हैं, एक ही पुस्तक में काम हो जाता है सभी का। दूसरा क्या होगा कि ये मितव्ययी होती है। इसमें जो व्यय होता है वो कम होता है, मितव्ययी होती है और केंद्रीकृत होती है। ठीक है? इसमें क्या अलग-अलग विभाग तो होंगे ही होंगे, साथ में आपका टोटल व्यवसाय का भी कॉलम बना के हम चलते हैं। इसलिए ये विधि सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पर हमारा जो विभागीय पुस्तकें होती हैं, तो ये कौन-सी होती है हमारी विभागीय सहायक पुस्तकें कौन-सी होती हैं? तो जो पुस्तकें आपने सहायक पुस्तकें पहले देखी हैं, वही पुस्तकें यहाँ होती हैं, नया कुछ नहीं होता है। अब वही पुस्तकें क्यों होती है? देखो, बात ये है कि जब हम ये देखना चाहते हैं कि विभाग के निष्पादन के लिए हम ये देखना चाहते हैं, ये जाँच करना चाहते हैं कि हर विभाग की हमारी लाभ-हानि क्या है? और अगर हमें सही लाभ-हानि का ज्ञान करना है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी हो जाता है कि हर विभाग के हम व्यय देखें, क्रय देखें, विक्रय स्टॉक देखें, ये हम हर विभाग का ज़रूर देखें। और इनको आप कहाँ से देखते हैं? जिन सहायक बहियों का आप प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वो वही सहायक बहियाँ हैं सब्सिडायरी बुक जो आप पहले बनाते थे। जैसे किराए के लिए आप किराए बही बनाते हैं यहाँ पर, विक्रय के लिए विक्रय बही बनाते हैं, किराए वापसी बही किराए वापसी बही भी बनाते हैं, अगर वापसी होता है वो विक्रय वापसी बही भी बनाते हैं। ठीक है? और इसमें होता क्या है नया कि इनों में सब में होंगी तो वही, लेकिन क्या होगा सभी डिपार्टमेंट का, सभी विभाग का अलग-अलग कॉलम बना देते हैं और एक कॉलम टोटल का भी बना देते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ दिखाया है आपको। आपने इसको देखा है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है एक अलग-अलग विभाग के भी इसमें कॉलम बना दिए हैं। है ये ऐसी जैसे पहले बनती थी, लेकिन नया क्या हो गया? नया इसमें ये हो गया कि यहाँ पर इनके लिए अलग-अलग कॉलम बना दिए गए हैं किसके? डिपार्टमेंट के। तो ये जो कॉलम है ये आपके लिए यहाँ पर नया हो जाता है। इससे पता चल जाता है कि कौन-सा विभाग कैसा चल रहा है। देखिए सेल्स बुक भी आप देखिए, आप सेल्स बुक ऐसी तो बनाते थे, डेट लिखते थे, पर्टिकुलर लिखते थे, इनवॉइस नंबर होता था, एलएफ होता था, टोटल अमाउंट होता था। बस नया क्या होगा, यहाँ पर आके आपके हर डिपार्टमेंट के लिए अलग-अलग कॉलम बना दी गई है। ठीक है? ये कॉलम नया है यहाँ पर। बात करें अगर इसके विभागीय लेखांकन में, तो देखो जिस तरह से हम साधारण अपने बिज़नेस में अकाउंट बनाते हैं, कौन-कौन से अकाउंट बनाते हैं हम? जैसे हम
व्यापारिक ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वही यहाँ बनते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ भी वही बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ ये होता है कि जब हम बनाते हैं विभागीय व्यापार में, जब हम लाभ हानि खाता बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट पक्ष में होता क्या है कि यहाँ एक अतिरिक्त क्या होता है, खाना अतिरिक्त होता है। एक कॉलम क्या हो जाती है, अतिरिक्त हो जाती है, एडिशनल कॉलम बनाते हैं हम। और उस कॉलम में क्या होता है, प्रत्येक विभाग के लिए एक अलग अलग कॉलम उसमें बना दी जाती है, जैसे अभी आपने देखा था। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह का होता है। तो आप यहाँ देखेंगे क्या है, ये है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है ये आपका, ये है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप देख लीजिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा है, जैसे आप पहले बनाते थे। कैसे बनाते थे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बस फर्क क्या हो गया, अंतर क्या हुआ है, अंतर ये हुआ कि जो अमाउंट है, इसमें यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, यहाँ तीन डिपार्टमेंट है तो ए बी सी, रुपीज का जो कॉलम है उसके लिए यहाँ पर अलग अलग कॉलम बना दिए गए हैं। और यहाँ टोटल, इसी तरह से क्रेडिट साइड में देखो, ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में भी आप देखेंगे तो वही है, पर्टिकुलर्स है आपका डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट्स में कितने डिपार्टमेंट्स है, ए अलग, बी अलग, सी अलग, तीनों का अलग अलग बना देते हैं और टोटल अलग। बनाते कैसे हैं, सब कुछ वही होता है। एक दो आइटम है जो अलग होते हैं, उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ओपनिंग स्टॉक वही तो है जैसे आप पहले बनाते थे, परचेज वही तो है, वेजेज भी पहले होता था, कैरेज भी होता था, ग्रॉस प्रॉफिट भी होता था, और बाय सेल भी इधर होता था, क्लोजिंग स्टॉक भी होता था, और बाय लॉस भी यहाँ पर आ जाता था। फर्क क्या हुआ, फर्क इतना हुआ, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग कॉलम में लिख देते हैं, बस इतना फर्क है। और फिर ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता था, कहाँ ट्रांसफर होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ हो जाता था, ये रहा, यहाँ जाता था, और प्रॉफिट इधर और लॉस इधर। तो ये रहा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बीडी बीडी यहाँ लिख देते थे। उसके बाद फिर आपके कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑफिस लाइट, डेप्रिसिएशन, बैंक चार्ज, लीगल चार्ज, डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टीजमेंट, बैड डेब्ट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। और फिर क्या निकल के आ जाता है आपका, नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ये बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं जैसे पहले बनाते थे। पहले भी तो ऐसे ही बनाते थे, आप क्या बनाते थे, आप पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर और अमाउंट। अब इतना है, ये जो अमाउंट का कॉलम है इसमें अलग अलग वो बना दिए हैं, अलग अलग जितने हमारे विभाग है उतने यहाँ पर कॉलम बना दिए गए हैं बस। आगे क्या हो जाता है इसमें, देखिए आपने ये देख लिया कि आपका ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। लेकिन बात ये आती है कि आखिर ये जो हमारे खर्चे होते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि सही में उचित रूप से आप ये देखना चाहते हैं कि जो आपके विभाग हैं, किस विभाग का प्रॉफिट कितना है, तो उसके लिए आपको ये देखना जरूर होगा कि आप उस विभाग से संबंधित जो भी प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, सभी जो व्यय हैं, सभी जो खर्चे हैं, उनको उनको लेखा न हो जाए तब तक उस विभाग का सही लाभ हानि ज्ञात नहीं किया जा सकता। जब तक आप जिस विभाग से संबंधित कोई खर्चा हुआ है उसको उसमें नहीं लिख देंगे, तब तक सही प्रॉफिट एंड लॉस का ज्ञान नहीं होता। और कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो सभी पर कॉमन होते हैं, सभी के लिए एक साथ किए जाते हैं, ऐसे भी खर्चे होते हैं। तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, उनका फिर हमें विभाजन करना पड़ता है, अलग अलग वो खर्चे बांटने पड़ते हैं। कैसे होते हैं ये खर्चे, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सभी विभागों के लिए किए जाते हैं, तो उनका उनको हम किसी आधार पर बांट लेते हैं। जैसे बात करते हैं आगे, बात करते हैं प्रत्यक्ष व्यय की। तो प्रत्यक्ष व्यय जिस भी विभाग से संबंधित होगा उसी में उसको डेबिट कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे मजदूरी हो या आपका पारिश्रमिक हो, वेजेज हो या रिमुनरेशन हो आपका, तो जिस विभाग से भी संबंधित है ये, उसी विभाग में क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे वेजेस को। तो ये तो सिंपल हो जाएगी, इसको तो बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रत्यक्ष व्यय मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी आपको नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में पता चल जाता है आपको कि विभाग ए से संबंधित है ये मजदूरी, या विभाग बी से संबंधित है ये मजदूरी। तो इसमें आपको परेशानी कुछ नहीं होती है। या विभाग सी से संबंधित है तो सी में लिख जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस हैं, अप्रत्यक्ष व्यय हैं, वो विभागीय लेखांकन में प्रत्यक्ष
वो अप्रत्यक्ष व्ययों के संबंध में निम्न आधारों पर व्ययों का वर्गीकरण कर विभागीय खातों में डेबिट किया जाता है। तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको आपको वर्गीकरण करना पड़ेगा, मतलब इनको बांटना पड़ेगा आपको। किनको? अप्रत्यक्ष जो वो होंगे आपके एक्सपेंसिव। तो अब इनको कैसे देखेंगे? आप इनको बिक्री के आधार पर देख लेते हैं। ठीक है। अब अप्रत्यक्ष ऐसे व्यय कौन कौन से होते हैं? जैसे बिक्री पर कमीशन, बिक्री पर कमीशन हो सकता है, विज्ञापन पर व्यय हो सकता है, यात्री विक्रेता वेतन हो सकता है। क्या हो सकता है? विक्रेता का वेतन हो सकता है, निरीक्षण एवं विस्थापन व्यय हो सकता है, अप्राप्य ऋण हो सकता है। तो ये अलग अलग व्यय अलग 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 आपके विभाग में लिखने होते हैं। तो इनको कैसे बांटोगे आप? आप इनको बिक्री के आधार पर बांट सकते हो। बिक्री के आधार पर कैसे बांटोगे? देखिए, जैसे हम बात करते हैं यहाँ बिक्री का कमीशन। अगर हम बात करें कमीशन निकालना है, तो टोटल जो कमीशन हमने दिया है सभी विभागों के लिए, मतलब 2 विभाग थे, दोनों के लिए हमने जो कमीशन दिया है, वो हमने 1500 रुपए कमीशन दिया है। कितना दिया है? 1500 रुपए कमीशन दिया है। और अगर इनकी ए विभाग और बी विभाग की बिक्री देखें, तो देखिए इनकी बिक्री कितनी थी? इसकी जो बिक्री हुई है, वो हुई आपकी 2000 की। और इसकी कितनी हुई है? इसकी 1000 की बिक्री हुई है। तो आप देखेंगे इन दोनों में क्या रेशो है? इन दोनों में रेशो है 2:1। तो 2:1 में आप इस खर्चे को बांट लेंगे, कमीशन को। तो कमीशन को आप बांट लीजिए, 2:1 में बांटेंगे तो 2 ऊपर अपॉन 3। तो 5 5 टू जा 10। देखिए 10,000 तो किसको दे देंगे? 10,000 तो इसको दे देंगे हम। ठीक है, 10,000 इसको दे देंगे, और आपका 10,000 इसको और 5,000 बी को दे देंगे। तो आप इस तरह से बिक्री के आधार पर इनको, इन खर्चों को बांट सकते हैं। कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जिनको आप क्षेत्रफल के आधार पर नाप सकते हैं। चलो इनको देखते हैं। देखिए, जैसे क्षेत्रफल के आधार पर भी हम इनको वर्गीकरण कर लेते हैं। संयुक्त रूप से किए गए व्यय ऐसे होते हैं जिनमें होने वाला लाभ प्रत्येक विभाग को उसके द्वारा प्रयोग किए गए स्थानों के अनुपात में प्राप्त होता है। ऐसे व्ययों को प्रत्येक विभाग के द्वारा आच्छादित किया गए क्षेत्रफल के अनुपात में विभाजित कर लेना चाहिए। इस प्रकार के व्यय क्या होंगे? देखो, इसके क्या है? जैसे भवन का किराया। अब भवन का किराया है, बीमा है, स्थानीय नगर पालिका का कर है, बिजली व्यय है, गैस का व्यय है। ये सारे खर्चे इसमें होते हैं। तो इनको आप क्षेत्र के आधार पर बांट सकते हैं। जैसे आपके 2 डिपार्टमेंट हैं, आपके 2 डिपार्टमेंट है, ए और बी डिपार्टमेंट है, ठीक है? या कह लें सी, 3 डिपार्टमेंट है सी, और पूरा आपका ये बिज़नेस है। अब आपने पूरे बिज़नेस में जो किराया दिया है, पूरे बिज़नेस प्रीमिसेस का, वो आपने किराया दिया है, मान लेते हैं वो किराया आपने 60,000 रुपए दिया है। कितना दिया है? 60,000 रुपए दिया है। तो आप इनकी जगह देख लेंगे, क्षेत्रफल देख लेंगे, इन तीनों का क्या रेशो है। जैसे इसको देखेंगे, तो ये जो बना हुआ है आपका डिपार्टमेंट, ये आपका 500 वर्ग मीटर में बना हुआ है। ये किस में बना हुआ है? ये 500 वर्ग मीटर में बना हुआ है। तो ये आपका 10 वर्ग मीटर में बना हुआ है, मतलब 1000 वर्ग मीटर में बना हुआ है। ये 1000 वर्ग मीटर में बना हुआ है, तो ये 1500 वर्ग मीटर में बना हुआ है। तो इनका रेशो क्या हो जाएगा? रेशो हो जाएगा 1:2 रेशो 1:2:3। कैसे हुआ? 5 से डिवाइड कर दिया, 500 से डिवाइड कर दिया, 500 एकम 500, 500 दूनी 1000, 500 तिया 1500। तो आप देखेंगे तो इस तरह से रेशो आ गया 1:3। तो 1:3 के रेशो में आप इस किराए को बांट देंगे। पहले वाले का किराया कितना होगा? पहले वाले का जो किराया होगा आपको वो होगा 60,000 इंटू 1/6। 6 कहाँ से आया? इन सब का टोटल। तो इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा आपका 10,000, दूसरे का 20,000, तीसरे का 30,000। इस तरह से आप क्षेत्र के आधार पर भी खर्चों को बांट सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है कि बिक्री की माल की लागत। ठीक है, जो हमने बिक्री करी है, अगर उस माल की हमें लागत देखनी हो, कभी कभी क्या होता है, यदि प्रश्न में जो आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उसमें व्यय को बिके हुए माल की लागत के आधार पर विभाजित करना पड़ता है। भाई, एक तो आपका क्षेत्रफल के आधार पर हो गया, एक आपकी सेल के आधार पर हो गया, और एक बिक्री की लागत के आधार पर खर्चे बांटने होते हैं, जिसकी जितनी लागत उतना उसका खर्चा। तो ऐसे कैसे करते हैं? फिर इसको कैसे देखते हैं? तो इसमें क्या देखते हैं, प्रत्येक विभाग में बिके हुए माल की लागत को हम बांट लेते हैं अलग अलग। और जो बिक्री की माल की लागत है उसको कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे आप पहले से करते थे। पहले से कैसे करते थे? ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, वही यहाँ करना है। आरंभिक रहतिया ओपनिंग स्टॉक प्लस
किराया, माल का किराया, परचेज कितना है, और फिर उसमें प्लस प्रत्यक्ष व्यय और माइनस अंतिम रहतिया। तो इससे क्या आ जाती है, बिके हुए माल की लागत आ जाती है। हम इसको क्या बोलते थे, हम इसको बोलते थे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता था हमारा, ओपनिंग स्टॉक होता था, प्लस हमारा परचेज होता था, प्लस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता था, और माइनस हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता था। तो ये क्या है, ये वही तो मेथड है हमारा जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। अभी तक नया कुछ नहीं आया। ठीक है, अभी सब कुछ सिंपल चल रहा है जैसे हम पहले करते थे। चलो बीमे को देखते हैं। अगर माल का बीमा प्रीमियम है, अगर माल का बीमा प्रीमियम है, तो प्रत्येक विभाग में माल के औसत स्टॉक के मूल्य या फिर मात्रा के अनुपात में, किसमें, जैसा माल का या तो औसत स्टॉक देख लो, ठीक है, या उसका मूल्य देख लो, या फिर उसकी मात्रा के अनुपात में बीमा प्रीमियम की राशि का हम विभाजन कर लेते हैं। जैसा जिसका माल है, जितना जिस विभाग का माल है, उतना ही बीमा उसको, बीमे की राशि उसको देनी पड़ती है। आगे है फिर, उन्हें प्रत्येक विभाग की मजदूरी या श्रमिकों की संख्या के अनुपात में बांटा जाता है। श्रम कल्याण से संबंधित व्यय, जो श्रम कल्याण से होंगे संबंधित, वो श्रमिक सुरक्षा हो सकते हैं, स्वास्थ्य कल्याण हो सकते हैं, क्षतिपूर्ति हो सकती है, बीमा प्रीमियम आदि को। तो इनको भी क्या करेंगे, मजदूरी के आधार पर बांट लेते हैं कि किसने कितनी मजदूरी दी है, उसके आधार पर देख लेंगे। बिक्री माल की संख्या के आधार पर देख लेते हैं, बिक्री माल की संख्या के आधार पर, जैसे पैकेजिंग आदि के व्ययों की बिक्रीगत माल की संख्या के आधार पर विभागों में विभाजित करना चाहिए। जो बिक्री है, उसको हमें माल की जितना जिसने जितने जितने डब्बे बेचे हैं, जिसने जितने बॉक्स बेचे हैं, उसके आधार पर हम व्ययों को बांट सकते हैं। बिक्री के भी आधार पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर कार्यों के घंटों के आधार पर, कुछ भी ऐसे होते हैं जिनका विभाजन घंटों के आधार पर किया जाता है, जैसे शक्ति और व्यय, किसने कितना शक्ति लगाई है, किसने कितना फ्यूल लगाया है, किसमें कितना व्यय हुआ है। तो जो डिपार्टमेंट जितने घंटे चलता है, उससे उतने घंटे के पैसे ले लिए जाते हैं। किराए के आधार पर भी हम व्यय को बांट सकते हैं, जैसे किराए पर कमीशन, लेनदार पर कटौती, गाड़ी किराए का भाड़ा आदि को किराए के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। भाई जो जितना किराया करेगा, उतना ही वो किराए पर कमीशन देगा, उतना ही वो किराए पर कटौती होगी उसकी। तो किराए के आधार पर देख सकते हैं हम इनको। शुद्ध लाभ के आधार पर देख सकते हैं। जब आयकर का हमें बंटवारा विभिन्न विभागों में करना होता है, तो प्रत्येक विभाग के शुद्ध लाभ के अनुपात में क्या देख लेंगे, हर विभाग का शुद्ध लाभ देख लेंगे, किसका लाभ कितना है। उसी के आधार पर हम क्या बांट देंगे, आयकर के जो हमारे खर्चे होंगे, आयकर मतलब टैक्स को, उसी हिसाब से बांट देते हैं। हिरास की बात करें तो हिरास का बंटवारा संबंधित संपत्तियों के मूल्य के आधार पर, जिस डिपार्टमेंट में जितनी संपत्तियां होंगी, उसको उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। पहले डिपार्टमेंट पर जितने रुपए की संपत्ति है, उस पर डेप्रिसिएशन लगा देगा, दूसरा डिपार्टमेंट जितनी संपत्तियां उस पर लगा देगा। अपने अपने संपत्तियों के आधार पर ये लगा सकते हैं, क्या, अपना ह्रास लगा सकते हैं। अन्य व्ययों का विभाजन भी होता है, जैसे व्यय, जैसे बिजली व्यय विभाजन प्रत्येक विभाग में लगे विद्युत मीटर में दिखाई हुई गणना के आधार पर किया जा सकता है। जैसा जिसका मीटर बता रहा है, जिस विभाग में जिसका मीटर जितनी बिजली की खर्चा बता रहा है, कितनी बिजली किसने यूज करी है, उसी के हिसाब से जो उसका बिल है, उसको हम भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नॉर्मल जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जनरली क्या है, जनरल इसमें एक जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। ये क्या होता है, इसको सुनिए। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, एक तो आप लिख देंगे जिस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस है उसी में लिख देंगे, लेकिन कभी कभी ये नहीं देखा जाता कौन से डिपार्टमेंट में लिखें, तो उसको हम फिर किस में लिख लेते हैं, एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लेते हैं, उसमें भी हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जनरल में आप इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट का ये दिखा रहे हैं, फिर यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट का दिखा रहे हैं ग्रोस प्रॉफिट। ये कहाँ से आएगा, ट्रेडिंग से। तो ये हो सकते हैं आपके जनरल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, स्टॉक, और आपका ट्रांसफर फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स। कुछ चीजें क्या है, डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होती हैं, उनको हम यहाँ लिख देते हैं। तो किस डिपार्टमेंट से स्टॉक रिजर्व जो है, स्टॉक रिजर्व कहाँ से आएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होता है। और नेट प्रॉफिट यहाँ आ जाता है, नेट प्रॉफिट आपका निकल कर यहाँ जाता है, सभी डिपार्टमेंट का
आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है यहाँ आ जाता है। ठीक है, अगर बात करें आर्थिक चिट्ठे की, विभाग का आर्थिक चिट्ठा, एक विभागीय संगठन का आर्थिक चिट्ठा उसी प्रकार से बनाया जाता है जिस प्रकार आप एक साधारण आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। इस आर्थिक चिट्ठी में मतलब बैलेंस शीट में प्रत्येक विभाग के लिए कोई खाना नहीं होता है, अपितु पूरे व्यापार की संपत्तियां एवं दायित्वों को इसमें दिखाया जाता है। यदि प्रश्न में कुछ संपत्तियां या दायित्व विभाग के अनुसार दिए होते हैं तो उन्हें संबंधित पक्ष के अंदर कॉलम में ही लिखकर उनका योग बाहर कॉलम में लिख दिया जाता है। मतलब जैसे आप बैलेंस शीट बनाते थे, ऐसी आप बैलेंस शीट बनाएंगे, अलग कुछ इसमें नहीं होगा। ठीक है, बस क्या होगा, अलग 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 डिपार्टमेंट की अगर दे रखी है क्वेश्चन में संपत्ति, उनको अंदर ही लिख देंगे, बाहर अमाउंट के कॉलम में नहीं लिखते हैं। देखे जैसे आप देख सकते हैं, ये लाइबिलिटी हो गई और इधर आपकी एसेट हो गई है। ठीक है, आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, इन सबको आप ऐसे ही लिखते जाते हैं जिस तरह से आपने पहले लिखा था। हाँ, क्या हो जाएगा इसमें नया, नया ये होगा, जैसे देखिए अलग अलग उसका आपका जो अलग अलग लाइव स्टॉक दिया हुआ अलग अलग डिपार्टमेंट का, तो उसको यहीं लिख लेंगे, तीनों का यहीं टोटल करके बाहर एक बार ही दिखाते हैं। ठीक है, तो अलग कुछ नहीं है, बैलेंस शीट में भी कुछ ऐसा अलग चीज इसमें नहीं होती है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं इसकी तरफ। अब चलते हैं कि इस विभागीय अकाउंट में आखिर अलग क्या होता है। देखिए जो दो विभाग होते हैं आपस में वो ट्रांसफर भी करते होंगे, कुछ हस्तांतरण भी करते होंगे, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर भी होता होगा। जैसे देखिए जब किसी व्यापारिक फर्म में अनेक प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता है तो यह स्वाभाविक है कि एक विभाग दूसरे विभाग से माल का किराया कर ले, इसे ही विभागीय हस्तांतरण कहते हैं। जब एक विभाग दूसरे विभाग से माल को किराया करता है तो इसको क्या बोलते हैं, विभागीय हस्तांतरण या फिर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कहते हैं। यह हस्तांतरण प्राय किस पर होता है, अक्सर या तो लागत मूल्य पर होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इसको हम ट्रांसफर को विक्रय मूल्य पर भी करते हैं। कभी कभी हम इसको विक्रय मूल्य पर भी करते हैं ट्रांसफर को। तो दोनों ही परिस्थितियों में जिस विभाग को माल भेजा जाता है, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जिस विभाग को माल भेजा जाता है उसे हस्तांतरण मूल्य से डेबिट किया जाता है। और वैसे भी आपको पता है, पाने वाला जो होता है वो डेबिट होता है, तो जो डिपार्टमेंट पा रहा है गुड्स को, जिसको भेज रहे हैं गुड्स, उसको डेबिट करेंगे। और जो भेजने वाला होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। और आपको ये भी पता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम बोलते हैं गिवर, मतलब देने वाला। ये तो हमारे पर्सनल अकाउंट के रूल हैं। पर्सनल अकाउंट के क्या रूल थे हमारे, कि जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं और गिवर गिवर को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ गिवर रिसीवर कौन है, जिस डिपार्टमेंट को हम माल भेज रहे हैं, और गिवर कौन है, जो डिपार्टमेंट माल भेज रहा है, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है। देखिए माल तो भेज दिया, उसमें से क्रय करने वाले विभाग के पास कुछ शेष स्टॉक बच जाता है, जरूरी थोड़ी सारा बिक जाएगा, कुछ स्टॉक शेष बच जाता है, तो इसे इसके लिए अप्राप्य लाभ के रिजर्व खाता, अप्राप्य लाभ रिजर्व खाता, रिजर्व फॉर रिलाइज प्रॉफिट अकाउंट इसमें बनाया जाता है। बिक्री करने वाले विभाग के लाभ से घटाकर बनाया जाता है, तो उसके लाभ से घटाकर बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। जो बच जाता है उसको क्या बनाते हैं, उसके लिए अप्राप्य अ, लाभ रिजर्व खाता बनाते हैं। तो कब बनाया जाता है, जब ये माल कुछ बनने से बिकने से बच जाता है। तो ये तो हुई बात गुड्स की। गुड्स जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर जाता है तो जिसको जा रहा है उसको डेबिट, और जो दे रहा है गुड्स उसको क्रेडिट। लेकिन जरूरी थोड़ी गुड्स हो, सेवाएं भी तो हो सकती हैं। देखिए अगर सेवाओं को भी हस्तांतरण एक विभाग से दूसरे विभाग में हो सकता है, ट्रांसफर सर्विस का भी हो सकता है। ऐसे जब एक विभाग से मजदूरों को, लेखकों को, तकनीकी व्यक्तियों आदि की सेवाएं दूसरे विभाग में हस्तांतरित की जाती हैं, तो यहाँ भी वही लेखा होता है, किस तरह से, कि कैसी तरह से होगा। आ, ये सेवाएं हस्तांतरित की जाती हैं, जिस विभाग को सेवाएं हस्तांतरित की जाती है उसके हम लाभ हानि खाते को उसके लाभ हानि खाते को हम क्रेडिट करते हैं।
तथा सेवा लेने वाला जो विभाग है, जिसको हम ये सेवाएँ भेज रहे हैं, उसके व्यापार या लाभ हानि खाते को हम क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। तो वही बात है, यहाँ भी पाने वाला क्या होगा? पाने वाला तो हो जाएगा सेवाओं की कंडीशन में कह रहा हूँ मैं, अगर सेवाएँ दी जा रही हैं, तो व्यापारिक और लाभ हानि खाता जो सेवाएँ ले रहा है उसको डेबिट और जो सेवाएँ दे रहा है उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो देखिए, हमने आज देख लिया है विभागीय खाते क्या हैं, किस तरह से कौन-कौन से खाते बनते हैं और साथ में जब एक विभाग दूसरे को हस्तांतरण करता है सेवाओं का तो उसमें कैसे जनरल एंट्री की जाती है। अब जो इसकी महत्वपूर्ण जो है बातें वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे अप्राप्य लाभ का संचय किस तरह से होता है और यहीं से ही क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, याद रखना। तो इसको हम डिस्कस कल करेंगे और कल ही हम डिस्कस करेंगे साथ में इसके जितने भी क्वेश्चंस ये बन सकते हैं, इन क्वेश्चंस को भी हम कल देखेंगे। तो आज आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं कल इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से जारी करते रहिए। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा सिलेबस करा रहा है और आपको ये नोट्स भी कहाँ पर मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएँगे। टेलीग्राम चैनल आपको हमारा जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सभी पीडीएफ मिल सकती हैं, नोट्स ये पूरे आपको नोट्स वहीं मिल जाएँगे टॉपिक पूरा होने पर। तो मिलते हैं इस पूरे टॉपिक को कल पूरा करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।